बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लॉ जस्टर देख रहे हैं, मैं खुरम शहजाद। वेल, रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विस एक इंतहाई डाइवर्स टॉपिक है और शायद इसी वजह से इस बारे में मेरे पास सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट आई हैं कि व्हाट इज प्रोसीजर फॉर द रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजेस, कंटीजेंट पेड स्टाफ एंड वर्क चार्ज एम्प्लॉय। इनका तरीकाकार क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कंपिटेंट अथॉरिटी कौन है, रेगुलराइजेशन कैसे होगी, किन लोगों की होगी और जो अथॉरिटीज या जो इदारे रेगुलराइजेशन नहीं कर रहे उनके लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सो लेट्स एक्सप्लोर इट। नॉर्मली जब आप किसी सर्विस में एंगेज होते हैं एंड देन यू सर्व फॉर इयर्स, तो आपके माइंड में एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो जाती है विच इज लेजिटिमेट कि सब्सिक्वेंटली आप रेगुलराइज हो जाएंगे। बट डेली वेजेस, कंटीजेंट पेड स्टाफ और वर्क चार्ज एम्प्लॉइज के बारे में ऐसी कोई पॉलिसी, कोई रूल एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से हो ये रहा था कि डेली वेजेस वर्कर जो कि एक टेम्परेरी वर्कर होता है और टास्क स्पेसिफिक जॉब के लिए उसको हायर किया जाता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में। बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम अपने घर में अगर हमें कोई प्लम्बिंग वर्क रिक्वायर्ड है तो हम एक प्लम्बर को बुलवा के उससे काम करवाते हैं। नॉर्मली पाकिस्तान में दो किस्म की लेबर पाई जाती है, एक वो लोग जो प्राइवेट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जिन्हें हम वर्कमैन कहते हैं, और दूसरे वो लोग जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं और जिसे हम अमूमन क्लास 4 कहते हैं। लेकिन इसमें क्लास 4 से ऊपर के लोग भी काम कर सकते हैं, टेक्निकल पर्सन भी इसमें इंक्लूडेड हैं, जिन्हें के डेली वेजेस पे या कंटीजेंट बेसिस पे हायर किया जाता है या वर्क चार्ज बेसिस पे। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस इस एक्सेप्शन को मिस यूज किया गया इदारों की तरफ से और जो वैकेंट सैंक्शन पोस्ट पड़ी हुई थी उनके अगेंस्ट उन्होंने बजाय इसके के प्रिस्क्राइब्ड मैनर में लोगों को अपॉइंट करते और रेगुलराइज करते, उन्होंने इस रूल के तहत डेली वेजेस, कंटीजेंट पेड स्टाफ्स को हायर करना शुरू कर दिया एंड देन दे मूव्ड ऑन फॉर इयर्स। आफ्टर ऑल दिस एक्सप्लॉयटेशन गोज बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ दोज एम्प्लॉइज। कुछ अपनी रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स में गए, कुछ सुप्रीम कोर्ट में गए जहां से उन्हें रिलीफ मिला। Because courts had to protect the fundamental rights of citizen और Constitution of Pakistan clearly defined कि every citizen has a right to live and right to job. Consequently, उनमें से जो लोग सैंक्शन पोस्ट पर काम कर रहे थे उन्हें तो उनके इदारों ने रेगुलर कर दिया बतौर गवर्नमेंट सर्वेंट, लेकिन जो अनसैंक्शन सीट के अगेंस्ट काम कर रहे थे, सैंक्शन सीट वो होती है जो फाइनेंस डिपार्टमेंट से क्रिएट होती है, जिसका एनुअल बजट गवर्नमेंट की तरफ से जारी होता है, जबकि अनसैंक्शन सीट वो होती है जिसको फाइनेंस डिपार्टमेंट की क्रिएशन नहीं हुई होती और फाइनेंस डिपार्टमेंट का उसमें अप्रूवल शामिल नहीं होता और फाइनेंस डिपार्टमेंट से उसका बजट भी जारी नहीं होता, तो उसको टेम्परेरी पोस्ट कहा जाता है। और बहुत सारे इदारों में ऐसी टेम्परेरी पोस्ट एग्जिस्ट करती हैं और उन पर रेगुलराइजेशन नहीं की जा सकती थी। हाउएवर, ऑनरेबल कोर्ट्स ने इस मैटर को भी रिजॉल्व किया था। कोर्ट्स के मुताबिक वो पोस्ट जो 90 डेज से ज्यादा एग्जिस्ट कर रही हैं, दैट वुड बी परमानेंट पोस्ट, वो टेम्परेरी नहीं है। ऑनरेबल कोर्ट्स ने नेचर ऑफ जॉब की बेसिस पर भी इन पोस्ट में डिस्टिंक्शन क्रिएट की थी। कोर्ट्स के मुताबिक जो टेम्परेरी नेचर ऑफ जॉब है, यानी मैसनरी वर्क, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग वर्क या इस किस्म का टाइम स्पेसिफिक जॉब है, उस पे तो टेम्परेरी पोस्ट कहला सकती है, लेकिन जो नेचर ऑफ जॉब ही परमानेंट है उसके लिए जो पोस्ट होगी एग्जिस्ट कर रही, उसको टेम्परेरी नहीं कहा जा सकता। फॉर एग्जांपल, पोस्ट ऑफ पीएन टेम्परेरी नहीं कहलाएगी, पोस्ट ऑफ क्लर्क टेम्परेरी नहीं कही जा सकती, बिकॉज क्लर्क का कोई ऐसा काम नहीं है या पीएन का कि 2 दिन के लिए आपको पीएन रिक्वायर्ड है और तीसरे दिन वो पीएन उस ऑफिस में आपको रिक्वायर्ड ना हो। इट इज नॉट पॉसिबल। बट दूसरी तरफ इंस्टीट्यूशंस के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट की अप्रूवल और सैंक्शन के बगैर किसी पोस्ट को परमानेंट डिक्लेयर करके उस पर किसी एम्प्लॉय को रेगुलर करना पॉसिबल नहीं था। तो दैट्स व्हाई मैटर अगेंस्ट गोज इनटू कोर्ट्स बीइंग लास्ट रिजॉर्ट, क्योंकि हर पाकिस्तानी के पास आखिरी सहारा कोर्ट्स का ही होता है। और कोर्ट्स में जब ये एनॉमली क्रिएट हुई तो कोर्ट्स ने गवर्नमेंट को डायरेक्शन की कि आप इसके ऊपर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी लेकर आए और इन सब एम्प्लॉयज के स्टेटस को क्लैरिफाई किया जाए। फिलहाल मेन इशू की कॉजेज के ऊपर छोटा सा ओवरव्यू चल रहा है। इसके बाद मेनली हमने आज कवर करना है कि परमानेंट वर्कमैन बनने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, मेनली डिस्टिंक्शन क्या है, फर्क क्या है रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट में और परमानेंट वर्कमैन में, परमानेंट वर्कमैन की डेफिनेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन परमानेंट वर्कमैन बन सकता है और कौन कौन परमानेंट वर्कमैन नहीं बन सकता, इसका प्रोसीजर क्या होगा और कितने टाइम में आपका इदारा आपको परमानेंट वर्कमैन करने का पाबंद है, और अगर उस पीरियड में वो आपको परमानेंट वर्कमैन का स्टेटस नहीं देता तो क्या उसके लिए कोई सजा है
और अगर है तो वो सजा क्या है, ये सब बातें आज ही इसी वीडियो में हमने कवर करनी है। तो बात हम कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में जब दोबारा ये मैटर गया तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी गवर्नमेंट को कि इनका स्टेटस क्लैरिफाई किया जाए, जिसके बाद गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने 3 साल की अनथक मेहनत के बाद एक पॉलिसी फ्रेम की। और मेनली उस पॉलिसी में उनका फोकस ये था कि पंजाब गवर्नमेंट कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स 1968 सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं है, उन्हें गवर्नमेंट सेक्टर भी अडॉप्ट कर 1968 के स्टैंडिंग ऑर्डर्स के मुताबिक उसमें जो वर्कमैन की डेफिनेशन दी गई है उसके मुताबिक जब कोई भी शख्स किसी भी पोस्ट के अगेंस्ट 9 माह से ज्यादा काम कर लेता है तो वो पोस्ट परमानेंट कहलाएगी, टेम्परेरी नहीं रहेगी। और उसके अगेंस्ट जो शख्स काम कर रहा है अगर वो एलिजिबल है तो उसको कंसीडर किया जाएगा परमानेंट वर्कमैनशिप के लिए। अब यहाँ एक सबसे बड़ी कंफ्यूजन या मिस इंटरप्रिटेशन वट एवर यू कॉल इट, वो ये पाई जाती है कि शायद ये परमानेंट वर्कमैनशिप जो है ये कोई डेजिग्नेशन है। इट इज नॉट एनी डेजिग्नेशन, ये सिर्फ एक स्टेटस है। फॉर एग्जांपल एक जूनियर क्लर्क है, वो गवर्नमेंट सर्वेंट के तौर पर जब रेगुलर हो जाता है तो हम उसे जूनियर क्लर्क ही कहते हैं, हम उसे गवर्नमेंट सर्वेंट कहना नहीं शुरू कर देते। इसी तरह से एक नायब कासद या पीएन अगर रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट या सिविल सर्वेंट बन जाता है तो तब भी वो नायब कासद और पीएन ही रहता है, वो उसको गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं कहा जाता, उसकी डेजिग्नेशन सेम रहती है, जबकि उसका स्टेटस टेम्परेरी वर्कर से या टेम्परेरी एम्प्लॉय से चेंज होकर परमानेंट हो जाता है। सिमिलरली यहां भी वही स्टेटस होगा कि एक बंदा अगर नायब कासद के तौर पर काम कर रहा है तो जब वो परमानेंट वर्कमैन बन जाएगा वो तब भी नायब कासद ही उसकी डेजिग्नेशन रहेगी। परमानेंट होने के बाद ही स्टेटस विल बी चेंज फ्रॉम कंटीजेंट पेड एम्प्लॉय टू परमानेंट वर्कमैन और वर्क चार्ज एम्प्लॉय टू परमानेंट वर्कमैन और डेली वेजर टू परमानेंट वर्कमैन और टेम्परेरी वर्कर टू परमानेंट वर्कमैन, बट हिज डेजिग्नेशन विल रिमेन सेम। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। और एक बात आपको और क्लियर कर दूं कि फिलहाल मैं सिर्फ आपको जो आज की लीगल पोजीशन है इस पॉलिसी की वो ब्रीफ कर रहा हूं। अगर आप इस वीडियो को 2 माह बाद देखते हैं, 3 माह बाद देखते हैं और उस वक्त तक इसमें कोई फर्दर अमेंडमेंट आ जाती है, कोई चेंज आ जाती है, तो उसके बाद फिर आप मुझसे गिला मत कीजिएगा कि आपने ऐसे कहा है। उस वक्त के लिए हम अगेन एक वीडियो बना लेंगे, लेकिन फिलहाल जो आज की डेट की इसकी करंट लीगल पोजीशन है हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। डिस्टिंक्शन क्या है दोनों में, गवर्नमेंट रेगुलर सर्वेंट में और परमानेंट वर्कमैन में? सिर्फ एक मेन डिस्टिंक्शन है कि आपको रिटायरमेंट पर पेंशन बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको ईओबीआई की तरफ से पेंशन मिलेगी। और फायदे क्या हैं इसमें? आपको ओवर टाइम भी मिलेगा, इसमें आपको बोनसेस मिलेंगे, इसमें आपको छुट्टियां भी मिलेंगी और बाकी तकरीबन ऑलमोस्ट सेम बेनिफिट्स हैं। Let's move on to main part of this policy, which is procedure, and that is very much clear. Being a lawyer, जब आप इस पोर्शन को देखते हैं तो one thing is very much clear कि इदारों की ऑब्लिगेशन है कि जैसे ही किसी मुलाजिम के बीइंग कंटीजेंट पेड स्टाफ, डेली वेजर और वर्क चार्ज एम्प्लॉय 9 माह पूरे हो जाएंगे तो दे विल कंसीडर देम फॉर परमानेंट वर्कमैनशिप थ्रू देयर स्क्रूटनी कमेटी। कंसीडर करना उनकी जिम्मेदारी है, परमानेंट करना उनकी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन कंसीडरेशन के लिए उन्हें आपकी तरफ से किसी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, अगर वो आपकी एप्लीकेशन का वेट करें या ना करें। लेकिन अगर वो आपके 9 माह पूरे होने के बाद आपको कंसीडर नहीं करते तो दे आर कमिटिंग एन इलीगल एक्ट। स्क्रूटनी कमेटी हैज टू डिटरमिन द एलिजिबिलिटी ऑफ दोज वर्कर्स जिनके 9 माह पूरे हो गए हैं। स्क्रूटनी कमेटी ने डिटरमिन करना है कि वो जिस पोस्ट पे काम कर रहे हैं उसके लिए टेक्निकली एलिजिबल हैं या नहीं है। अगर वो हैं तो इदारे की जिम्मेदारी है कि उन्हें परमानेंट वर्कमैन का स्टेटस देगा, अगर वो नहीं है तो इदारे की जिम्मेदारी है कि उन्हें टर्मिनेट करेगा। फर्दर हायरिंग और न्यू एक्सटेंशन के बारे में पॉलिसी इज वेरी क्लियर कि फर्दर एक्सटेंशन, बल्कि इसमें यह भी कहा है कि जिनको सिविल सर्वेंट्स के तौर पर रेगुलर किया जा रहा है उनका केसेस भी डिपार्टमेंट रिकंसीडर करेगा और इफ दे आर नॉट एलिजिबल टू बी रेगुलराइज्ड एज सिविल सर्वेंट तो उनको रिवर्स किया जाएगा। और जो लोग हो चुके हैं रेगुलर उनको नहीं चढ़ा जाएगा क्योंकि दे हैड अटेन्ड फाइनलिटी। फर्दर इसमें हायरिंग के लिए भी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि फर्दर हायरिंग सिर्फ 90 डेज के लिए अथॉरिटी कर सकती है और अगर कोई एक्सटेंशन देनी है, जरूरी है,
तो उसको जस्टिफाई करेगी अथॉरिटी, और विद द अप्रूवल ऑफ नेक्स्ट हायर अथॉरिटी, कंपिटेंट अथॉरिटी या मिजाज अथॉरिटी, जो हायरिंग अथॉरिटी है जिसने उन वर्कर्स को हायर किया है, वो एक्सटेंशन नहीं कर सकती। अगर उसे एक्सटेंशन रिक्वायर्ड है तो वो नेक्स्ट अबव अथॉरिटी की अप्रूवल के साथ वन टाइम एक्सटेंशन सिर्फ दे सकते हैं, और उसके बाद अगर वो एक्सटेंशन अथॉरिटी देती है तो उन मुलाजमीन की तमाम तर सैलरी उस अथॉरिटी की पॉकेट से पे की जाएगी और अथॉरिटी के खिलाफ पीडा एक्ट लगेगा। लास्टली ये कि सैलरी आपको कहां से मिलेगी, अकाउंट कौन सा होगा, ऑब्जेक्ट कोड कौन सा होगा, जहां से आप ऑलरेडी सैलरी ड्रा कर रहे हैं वहीं से आपको सैलरी मिलेगी, या इसके लिए कोई नया हेड जनरेट किया जाएगा। लेकिन उससे पहले इसको अगर सारी पॉलिसी को 3-4 छोटे छोटे पॉइंट्स में समराइज किया जाए तो वो ये होंगे। नंबर 1, न्यू हायरिंग एडवर्टाइजमेंट के बाद होगी और सिर्फ 90 डेज के लिए होगी। नंबर 2, अगर एक्सटेंशन रिक्वायर्ड है, जो कंपिटेंट अथॉरिटी है वो एक्सटेंशन नहीं दे सकती, बल्कि उसकी सुपीरियर अथॉरिटी जो है वो अप्रूवल देगी, उसके बाद कंपिटेंट अथॉरिटी की एक्सटेंशन कर सकती है, और दैट वुड बी इन स्पीकिंग ऑर्डर, जस्टिफाई करेगी उस एक्सटेंशन को अथॉरिटी। कंपिटेंट अथॉरिटी खुद भी वन टाइम एक्सटेंशन कर सकती है, लेकिन उस एक्सटेंशन का पीरियड कंप्लीट होने से पहले पहले अपनी सुपीरियर अथॉरिटी से अप्रूवल लेना उसके लिए जरूरी है। नंबर 3, 60 डेज के ऊपर कोई एक्सटेंशन नहीं हो सकती, और अगर कोई अथॉरिटी एक्सटेंशन देती है तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, पीडा की कार्रवाई भी होगी, और उन तमाम मुलाजमीन की सैलरी उसके अकाउंट से पे होगी। जबकि पॉलिसी के मुताबिक अगर काम 60 डेज से ज्यादा का है तो फिर आप उस काम को इदारा आउटसोर्स करेगा, बजाय इसके उसके अगेंस्ट वो लेबर या वर्क चार्ज एम्प्लॉयज को हायर करे। और फोर्थ और लास्ट पॉइंट कि जिन लोगों की 9 माह से ज्यादा सर्विसेज हो चुकी हैं बतौर टेम्परेरी वर्कर, उनको इदारा कंसीडर करेगा फॉर परमानेंट वर्कमैन, एंड इफ दे आर एलिजिबल तो उनको परमानेंट किया जाएगा, एंड इफ दे आर नॉट एलिजिबल उन्हें टर्मिनेट किया जाएगा। उनकी भी एक्सटेंशन नहीं हो सकती। अगर कोई अथॉरिटी एक्सटेंशन करती है तो उसके लिए सेम कॉन्सिक्वेंसेज हैं। वट एवर देयर एक्सक्यूज फॉर एक्सटेंशन or for not giving them the status of permanent workman, that will be unsustainable in the eyes of law. And now come up to salaries. कौन देगा, कहां से मिलेगी, नया अकाउंट जनरेट होगा, नया ऑब्जेक्ट कोड इशू होगा या पुराने से मिलेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट से कंसल्टेशन होगी, पहले होगी बाद में होगी, ये सब क्यूरीज की हद तक पॉलिसी वेरी क्लियर। पॉलिसी में एग्जैक्टली वर्डिंग उसकी मैं रीड आउट कर रहा हूं। The salaries of contingent paid, daily wager and work charge employees after assuming the status of permanent workman shall be determined with the consultation of finance department। इस एक क्लास में 3 चीजें वेरी क्लियर हो गई हैं। एक जो हमने ऊपर डिस्कस की थी कि परमानेंट वर्कशिप इज ए स्टेटस नॉट ए डेजिग्नेशन। नंबर 2, इसके लिए किसी अकाउंट की जनरेशन की, किसी ऑब्जेक्ट कोड के इशुएंस की जरूरत नहीं है, सिर्फ वेजेस डिटरमिन होनी है, एंड दैट टू आफ्टर एज्यूमिंग द स्टेटस ऑफ वर्कमैनशिप, परमानेंट वर्कमैनशिप। यानी परमानेंट वर्कमैनशिप का स्टेटस जब आपने एज्यूम कर लेना है, उसके बाद आपकी वेजेस अमाउंट की बात हो रही है कि अमाउंट ऑफ वेजेस डिटरमिन होनी है, जो कि जरूरत नहीं है क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट हर साल इन एडवांस फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में रेट ऑफ वेजेस का नोटिफिकेशन कर देता है, जिसके मुताबिक उसकी अपनी 3-4 कैटेगरीज हैं, स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, और उसने फर्दर उसको एलेबोरेट भी किया हुआ है कि स्किल्ड कैटेगरी में कौन लोग आएंगे और सेमी स्किल्ड में कौन आएंगे, अनस्किल्ड में कौन आएंगे। इसीलिए अगर आपके एज्यूम करने के बाद एक फॉर्मल लेटर फाइनेंस को लिख भी दिया जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, वरना उसकी कोई जरूरत भी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी फाइनेंस डिपार्टमेंट नोटिफाइड कर चुका है रेट ऑफ वेजेस, और यहां बात सिर्फ हो रही है रेट ऑफ वेजेस की, नॉट एन एडिशनल अकाउंट, एडिशनल हेड और समथिंग लाइक दैट। ये बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है, वी हैव टू लेट अदर पीपल नो। इसे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, अपनी स्टोरीज में पुट करें, और मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।